इस एग्ज़ाम के बारे में सुनते ही एक आम परिवार को तो झटका लगता है कि टाइम जाएगा, बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। ज़्यादातर माँ-बाप तो बच्चों को इनफैक्ट रोकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनी होती हैं, जिसने कभी ज़िंदगी में टॉप नहीं किया, कई बार वो भी यूपीएससी टॉप कर लेता है, यानी कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट एकदम डिफरेंट है। ख्वाब होता है कि उन वादियों में जाके उस हुँ। लवासना में इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग ली जाए और ऑफिसर बना जाए। क्या होता है लवासना? जो आप प्रॉब्लम देखते हो, अगर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो तो वही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं बच्चों को कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें बताऊं जिससे ये बड़ा दिखने वाला एग्जाम एक्चुअली आसान हो जाए। कभी भी उन लोगों से मोटिवेशन ना मिले जो एक्चुअली केवल मोटिवेशन और फेक मोटिवेशन है। किसी को कितना भी बुरा लगे, ये एग्जाम है टफ। जब पूरी कायनात ही कोशिश कर लेगी तो हो जाएगा यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में बहुत जल्दी। बच्चे ना दोनों हाथों में लड्डू चाहिए उनको। जॉब भी बेहतरीन हो, जॉब में भी टॉप करें, यूपीएससी भी हो, नहीं हो सकता। तो जिस देश में जीरो से उठ के लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मैंने सुना है कि यूपीएससी अगर एक बार आपके ऊपर फिदा हो जाती है, फिदा भी उसी के ऊपर होगी जो मेहनत करेगा, उसके बाद यू डोंट हैव टू लुक बैक। यूपीएससी, आईएएस, ये सब जो टर्म्स हैं आप सुनते होंगे तो आपको अपने आप ही इंस्पिरेशन फील होती होगी कि आपका कभी सपना होगा कि क्या मैं आईएएस बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। अभी बात चल रही है यूपीएससी की। क्यों चल रही है? क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट आया है 2024 यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम का। और कैसे बच्चे जो हैं वो इंस्पायर होते हैं, इस एग्ज़ाम को टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है इसको परस्यू करने के लिए। और कौन से वो लोग हैं जो इन बच्चों को इंस्पायर करते हैं, उनको सही गाइडेंस देते हैं, उनसे आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे साथ सचिन जैन मौजूद हैं। सचिन, बहुत बहुत थैंक यू सो स्वागत। मच। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि आप एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, मैंने की थी इंजीनियरिंग। मैंने उत्तर प्रदेश में आईईटी लखनऊ हम्म, इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। जब मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की तो जनरली हर इंजीनियर का जो टारगेट होता है, इंजीनियर्स ना क्विक रिजल्ट चाहते हैं। तो और क्विक रिजल्ट या तो एकदम इंजीनियरिंग के बाद जॉब मिल जाती है, या फिर वो कैट की तैयारी करते हैं, जीमैट और जीआरई, तो ये रिलेटिवली थोड़ा जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं, 3-4 महीने 6 महीने में। तो मैंने भी उसी तरीके से इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद में विप्रो में जॉब करने लगा और कैट की तैयारी करने लगा। ओके। लेकिन जब मैंने देखा कि कैट की तैयारी के बाद, जीआरई के बाद भी लोग, आईएम में क्रैक करने के और आईएम में पढ़ने के बाद भी लोग, और उसके जॉब करने के बाद भी लोग फिर दोबारा यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम्म। तो मैंने सोचा कि भाई फिर मैं भी वही कहीं चक्रव्यूह में ना पड़ जाऊं कि पहले मैं कैट की तैयारी करूं, फिर आईएम करूं, फिर जॉब करूं और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। तो विप्रो में पहली बार जब उस टाइम पे मेरे कुछ कॉलेज के सीनियरों का यूपीएससी होने लगा तो वो डर भी खत्म हो गया कि यूपीएससी होता नहीं है, क्योंकि हम्म। जब आपके किसी जानने वाले का यूपीएससी हो जाता है आप ही हाँ, के तो कॉलेज आपको से, लगने लगता है कि हाँ, मेरा भी हो तो वो सकता है। डर भी खत्म हुआ और वो ये भी पता लगा कि एक बहुत ही अच्छा करियर है, इनफैक्ट नंबर 1 करियर है। तो फिर मैंने पहली बार सोचा, वो जो बीज मेरे मन में बोए गए पहली बार यूपीएससी के, वो विप्रो में जब मैं जॉब करता था तब आए। फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड था, कोई था जो ब्यूरोक्रेट रहा हो, या फादर या मदर कोई आपको बोलते हो कि भाई मेरा लड़का आईएएस बने? दूर दूर तक फैमिली छोड़िए, पूरे खानदान में यूपीएससी तो एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है। दूर दूर तक कोई नहीं था। इस एग्ज़ाम के बारे में, जैसा आपने बोला कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के बारे में सुनते ही एक आम परिवार को तो झटका लगता है कि टाइम जाएगा, बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो मुझे तो लगता है ज़्यादातर माँ बाप अपनी जगह पे वो सही भी होते हैं। ज़्यादातर माँ बाप तो बच्चों को इनफैक्ट रोकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी होती हैं कि ये नहीं होता, इसमें पैसा लगता है, इसमें कई बार पावरफुल लोगों का हो जाता है, इसमें कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों का होता है, इसमें अर्बन बैकग्राउंड के बच्चों का होता है, इसमें केवल आईआईटी के बच्चों का होता है। ये सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि ये भ्रांतियां आपको कब पता लगती हैं? जब आप सेलेक्ट होकर लवासना पहुंचते हैं, तब आपको पता लगता है अरे भैया यहाँ तो हर बहुत ही एवरेज परिवार के लोग, हिंदी मीडियम के लोग, जिसने कभी जिंदगी में टॉप नहीं किया, कई बार वो भी यूपीएससी टॉप कर लेता है, यानी कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट एकदम डिफरेंट है। ओके। तो आपका जो पूरा प्रोसेस रहा होगा प्रिपरेशन का, मैं अभी आपके ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी लाइफ से भी इंस्पायर हो जाएंगे अगर वो सुनेंगे। तो क्या प्रोसेस रहा जब आपने विप्रो में, आप जॉब भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस रहा था? नहीं, मैंने क्या किया, मैंने तो ऑब्वियसली नौकरी को तो छोड़ा था। ओके। और नौकरी को छोड़ने के बाद मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड है जो पहले ही तैयारी करता था दिल्ली में। ठीक है। तो जब मैं आया तो मुझे उसका काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि मैंने देखा, मैंने गलती से एक गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली थी उस टाइम पे। ओके। गलत कोचिंग करने ज्वाइन करने की वजह से मेरे 2 साल गए। मेरी दो गलतियां हुई थी यूपीएससी की तैयारी में: गलत कोचिंग का चूज करना और गलत ऑप्शनल का चूज करना।
नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन कोचिंग की वजह से भी टाइम खराब हुआ। कोचिंग ने जो-जो बातें बताई थी उस टाइम पे कि आपको पैराग्राफ में लिखना चाहिए। हुँ, बाद में मुझे पता लगा, मेरे जो टॉपर दोस्त हैं, उन्होंने बताया भैया पैराग्राफ में नहीं, आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहिए। पहले मुझे पता, जो कोचिंग वाले बोलते हैं अपनी बुकलेट्स दे देते हैं। बाद में मेरे दोस्त ने जो सेलेक्ट हो गया उसने मुझे बताया भाई कोचिंग की बुकलेट्स मत पढ़ो, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। तो ये छोटी-छोटी बातें, यानी कि आपको अगर सही दिशा मिल जाती तो सिलेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता। तो कोचिंग गलत चूज़ करना, इसी तरह ऑप्शनल गलत चूज़ करना। हुँ, जब मैं आया तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पढ़ा था और बचपन से मैथ्स में अच्छा था, तो मुझे लगता था कि मुझे मैथ्स आता है। आज तक हमेशा मैथ्स में नंबर अच्छे आए हैं। 99.9 परसेंटाइल तक आई है हुँ, कैट में, मैथ्स में। हुँ, तो मुझे लगता था मुझसे मतलब मैथ्स से बेहतर ऑप्शनल मेरे लिए हो नहीं सकता है। ओके, तैयारी के वक्त मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त मिले जो अच्छे-अच्छे कॉलेज से थे, आईआईटी से थे, उन्होंने भी मैथ्स लिया, उनका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। एक्चुअली मैथ फिजिक्स लेने के पीछे एक कारण होता है, हम बचपन से सोचते हैं मैथ्स में तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर 100 का किया तो 100 मिलेंगे। यूपीएससी में ऐसा नहीं है, मुझे नहीं मालूम उनकी मार्किंग का पैटर्न क्या है। ओके, बट अगर आप पूरा भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी पूरे तो नहीं आएंगे, वरना तो फिर दूसरा पेपर ही देने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो नंबर काफ़ी कट करते हैं, उनका कोई नॉर्मलाइजेशन का मेथड है क्या है, पर नंबर नहीं आए और दोस्तों के भी नहीं आए। तो ऑप्शनल भी गलत चूज़ किया, फिर वो छोड़ा, और जब सही ऑप्शनल लिया और दोस्त की बात मानी तो सिलेक्शन 2-2 बार हुआ। ओके, नाइस। तो ये तो पूरा प्रोसेस रहा, जर्नी रही, उसके बाद आपने जॉइन भी कर लिया। अच्छा, लबासना का बहुत नाम आता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं कि वहाँ क्या होता है, क्योंकि सबको मालूम नहीं है कि एग्ज़ैक्टली वहाँ क्या होता है। जो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, वही पता है, लेकिन हर हर कोई नहीं पहुँच पाता है। ख्वाब होता है कि उन वादियों में जाके, हुँ, उस लवासना में इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग ली जाए और ट्रू। ऑफिसर बना जाए। हुँ। क्या होता है लवासना में? एक्चुअली सिलेक्शन होता है, जो रिजल्ट आता है वो आता है अप्रैल और मई के महीने में। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, कल ही रिजल्ट आया है। राइट। लेकिन जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो होती है अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में। हुँ, तो ये जो 3-4 महीने होते हैं, इन्हीं 3-4 महीनों में सिलेक्शन के बाद बच्चे के पास टाइम होता है। हुँ, लबासना में जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो लबासना में करीब 300-400, अगर सेलेक्ट 1000 बच्चे हुए हैं तो पहुंचते 400 ही हैं। और वो सारी सर्विसेज के पहुंचते हैं, यानी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, लेकिन केवल ग्रुप ए सर्विस के लोग पहुंचते हैं। राइट। लबासना में कोशिश की जाती है कि 3 से 4 महीने, यानी कि अगर हम सितंबर से दिसंबर तक की बात करें तो इन 4 महीनों में कॉमन ट्रेनिंग होती है। और वो इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ ही काफ़ी अच्छी है। हुँ, अगर एग्जैजरेशन ना लगे तो मैं बोलूँगा वहाँ पे हर चीज़ नंबर 1 है। चाहे वो वहाँ की सीनिक ब्यूटी हो, चाहे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ के जो हमारा जिम, हमारे स्पोर्ट्स क्लब, हमारी हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी, हमारा खाना, हॉस्टल, रूम्स, सब कुछ। तो वहाँ पे सारी फैसिलिटी, और फिर सारे दोस्त, देश-विदेश के सारे टॉपर्स वहाँ जब आते हैं, हुँ, जब पहली बार तैयारी से निकल के आदमी लबासना की वादियों में पहुँचता है, तो वो जो पढ़ने का माहौल था दिल्ली में, ओआरएन में 4x4, 6x6 के रूम में रह के पढ़ने का, और वहाँ पे आपको एक लैविश रूम, एक ऐसा दोस्त जो अब लाइफ लॉन्ग रहेगा, सारी अच्छी सर्विसेज के लोग, सारी अच्छी फैसिलिटीज़। तो और सीखने के लिए इतना कुछ मिलता है वहाँ पे, सुबह से शाम तक का रूटीन, चाहे आपकी पीटी क्लासेस हो, चाहे आपकी फोटोग्राफी हो, चाहे आपका डांस हो, चाहे आपका डिबेटिंग हो, और चाहे आपको देश विदेश के सारे टॉप टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाने आते हैं। इनफैक्ट मिनिस्टर लेवल के लोग आते हैं, जजेस भी आते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लबासना, इसलिए हर चीज़ से, हर पहलू से लबासना फेमस क्यों है। लबासना के फोटोग्राफ मुझे लगता है सारे वायरल होते हैं। हुँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब भरा पड़ा है लबासना की वीडियो से भी और फोटोज से भी। तो पूरे 3-4 महीने कैसे निकल जाते हैं, इतनी गहरी दोस्ती 3-4 महीने में हो जाती है कि जब लास्ट डे होता है, हुँ, मुझे नहीं लगता एक भी बच्चा ऐसा होता है जिसकी आंखों में आंसू ना हो। क्योंकि पता ही नहीं लगता वो 4 महीने कैसे निकल जाते हैं। सही बात है। तो अभी हमारे देश ने 2020 में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा। कोविड-19 आया और उस दौरान मुझे लगता है कि आप जॉब कर रहे हाँ होंगे हाँ, आई वॉज इन टू जॉब। और उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया। वो क्या डिसीजन था उसके बारे में बताइए और क्यों लिया? एक्चुअली सिविल सर्विसेज की कोचिंग मेरे दिमाग में शुरू से थी, जब मैं तैयारी करता था तब भी थी। ओके। उसका एक कारण तो सबसे बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप प्रॉब्लम देखते हो, अगर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो तो वही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिविल सर्विसेज को इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा एक अननोन टेरिटरी बना के रखा है, और अननोन टेरिटरी एक्चुअली है भी इसलिए क्योंकि सिलेक्शन होता है केवल 1000 लोगों का। तो उन 9,99,000 लोगों का जिनका नहीं हुआ है, वो इसको हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बना देते हैं, हमेशा के लिए एक इनविंसिबल चीज बना देते हैं कि ये आम आदमी से नहीं होगा। हुँ,
जब मेरे दोस्तों का हुआ और फिर मुझे मालूम था कि मेरा होगा, और होने के बाद तो मुझे बिल्कुल ही समझ में आ गया कि यार ये आम आम लोगों का भी हो जाता है। तो तब मेरे मन में था कि मुझे सिविल सर्विसेज बहुत अच्छी नौकरी है, बट मुझे इस प्रॉब्लम को सुलझाने का मन करता है कि मैं बच्चों को कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊं जिससे ये बड़ा एग्जाम, बड़ा दिखने वाला एग्जाम एक्चुअली आसान हो जाए। तो मैंने बड़ा डिसीजन लिया, आप कहेंगे बड़ा है, कि मैंने सिविल सर्विसेज से रिज़ाइन किया और दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एंश्योर आईएएस कोचिंग को एस्टेब्लिश किया। ओके, ठीक है। तो ये एक आपके अंदर ये था कि जो आप मिसकॉन्सेप्शन है एक तरह से कहा जाए, तो वो बच्चों के अंदर से निकाला जाए और बच्चों को सही गाइडेंस दी जाए। बहुत बार आप ये देखते हैं कि सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से बहुत सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हो सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज से जुड़े हो या फिर वो नहीं जुड़े हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस वक्त प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो राइट एज या फिर राइट मतलब ग्रेजुएशन है, मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या स्कूल से ही तैयारी कर देनी चाहिए सिविल सर्विस, कौन सी वो सही स्टेज है जब आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? मुझे लगता है कि 12th तक तो बच्चे को 12th पे फोकस करना चाहिए और एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने का टारगेट पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चे ने अच्छा कॉलेज नहीं पाया तो भी लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर एक स्टैंप लगा रहेगा कि उसके कॉलेज की जो डिग्री है वो हमेशा उसके साथ अटैच रहेगी। कॉलेज में अगर एक बार बच्चा आ जाता है अच्छे कॉलेज में, मुझे लगता है उसके बाद अगर बच्चे के दिल में ये है, अगर उसके पेरेंट्स के दिल में ये है कि सिविल सर्विसेज देना है, तब डिले करना मुझे लगता है कोई समझदारी नहीं है। कबीरदास कब के कह के चले गए हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो फिर बेस्ट टाइम, आइडियल टाइम, परफेक्ट टाइम है कॉलेज का फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर आफ्टर फाइंडिंग वेरी गुड कॉलेज। क्योंकि आप उस टाइम पे मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं, फ्रेश एकदम, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल सिलेबस है, तो आप मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने का भी हाँ, आदत है उसकी। कॉलेज में अगर उसने अभी शुरू नहीं किया तो कॉलेज में कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम खराब हो जाता है, टाइम निकल जाता है, बच्चे गलत आदत में भी पढ़ सकते हैं किसी। तो राइट। मुझे लगता है किसी गलत आदत में ना पड़े और उसका टाइम एक्चुअली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए तो फिर अच्छा है। फर्स्ट ईयर में भाई 12th तक उसका टारगेट ही होना चाहिए कि अच्छा कॉलेज मिलते ही उसका टारगेट होना चाहिए यूपीएससी की तैयारी शुरू करो। अच्छा, मोटिवेशन की बात आती है, बहुत बारी हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं कि ये करो, वो करो, ये कर दो, और क्यों नहीं क्रैक कर सकते हो। तो ये मोटिवेशन जो है, कई बच्चों में तो इन वीडियोस के ज़रिए आ रहा है, कुछ बच्चों में अपने पेरेंट्स की वजह से आ रहा है, कुछ बच्चों में इनबिल्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो वो कैसे इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए मोटिवेटेड फील करें, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर है और बहुत ही विरले लोग होते होंगे जिनका सेल्फ मोटिवेशन अंदर से इंटरनल इतना गहरा और इतना कॉन्टिन्यूस होता होगा। हुँ, वो अगर मैं हटा दूं 1% लोग अगर होते भी हैं, हुँ, तो 99% लोग अगर एवरेज हैं, अगर कॉमन ह्यूमन बीइंग है, तो डीमोटिवेटेड फील करना थोड़ा नेचुरल तो है। हुँ, इसको मुझे लगता है बच्चों को नेगेटिव ना लें हुँ, और एक्सटर्नल मोटिवेशन की बीच बीच में डोज मिलती रहे, कहाँ कहाँ से, पापा मम्मी से मिलती रहे, टीचर से मिलती रहे, मेंटोर से मिलती रहे। बट यहाँ पे बहुत बड़ा बट है, कभी भी उन लोगों से मोटिवेशन ना मिले जो एक्चुअली केवल मोटिवेशन और फेक मोटिवेशन है। बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि अगर अनरियलिस्टिक एम्बिशन है तो वो भी गलत है। हुँ। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन उनका शायद सही नहीं है। हाँ। तो वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात भी हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस वक़्त, और लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं, हालाँकि उन्होंने कभी यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है। हम्म। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को और बच्चों को इस डायरेक्शन में कुछ सोचना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर का क्लिनिक भी खोलता है तो डॉक्टर का क्लिनिक खोलने के लिए उसके पास एक डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री कुछ ना कुछ होना चाहिए। हुँ, कम से कम एक मिनिमम क्राइटेरिया, चलो मैं मानता हूँ ये ना बोले कि भाई सिलेक्टेड ही होना चाहिए, बट मिनिमम क्राइटेरिया जो मुझे लगता है और मैं बहुत स्ट्रांगली इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ कि जो आदमी इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचा और वो क्लेम करता है गाइड करने का। देखिए दो दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट को पढ़ाना अलग चीज है जिसके लिए नॉलेज की जरूरत है, लेकिन इस किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी बताना ये एक अलग चीज है।
तो पढ़ाने का काम एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कर सकता है, बट जिसने एग्जाम में कभी इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचा और 6-6 अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं पहुंचा है, और अगर वो स्ट्रैटेजी बताता है, तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी देने वाले को भी सोचना चाहिए, राइट। उसके बाद स्ट्रैटेजी लेने वाले को भी सोचना चाहिए, और कोई हाँ, गाइडलाइंस भी बननी चाहिए इन पे। हाँ, ओके। तो अभी आप एक कोचिंग आपकी है दिल्ली में अवेलेबल है, स्टूडेंट्स जो चाहते हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, उसमें कुछ में एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो चला रहे हैं उस कोचिंग को, कुछ वैसे भी हैं जो सिर्फ पढ़ाई करा रहे हैं, और हर एक कोचिंग से बच्चे निकल रहे हैं। लेकिन आपकी कोचिंग डिफरेंट क्यों है? क्यों आप जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं वो आपके पास आएँ? क्या आप नया, क्या अलग देने वाले हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एस्पिरेंट था, मुझे दिक्कतें होती थी, मुझे छोटी-छोटी दिक्कतें होती थी, मैं रिएक्ट भी करता था। जैसे एक कोचिंग की पॉलिटी अच्छी है, एक कोचिंग की ज्योग्राफी अच्छी है। कोचिंग तो मैंने क्या सोचा कि मैं अंडर वन रूफ पहले तो वो सारे सब्जेक्ट जिसका जो अच्छा है, भले ही मुझे वो उस तरीके से लेके आना है। दूसरा, अगर कोचिंग अपनी बुक देती है जो बुक एक्चुअली बच्चा नहीं पढ़ता है, तो मैं वो बुक से पढ़ाऊँ डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक। मैं हर हर प्लेटफॉर्म पे ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि बच्चा लास्ट में पढ़ता है स्टैंडर्ड बुक, या तो फिर वो क्यों वो बुकलेट्स पढ़ के टाइम वेस्ट करे और वो 2 साल बाद दोबारा वो बुक खरीदे। तो अच्छी बुक, अच्छे टीचर्स, उसके बाद उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, कि ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, अगर उसको एक ही साल में 2 क्लास भी करनी है, 3 भी करनी है, तो मैंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि वो कितने भी बैचेस पढ़े, मैं सब सब में वो पढ़ सकता है अगर उसके पास टाइम है। हुँ, तीसरा, अगर मुझे उस कई बार ये होता है कि डायरेक्टर जो है, अगर डायरेक्टर या टीचर उनको मिलने का टाइम नहीं होता, तो मैंने पूरा प्रॉपर ही सिस्टम बना रखा है कि हर संडे में अपने स्टूडेंट से मिलूंगा। यानी कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं वो एक डेडिकेटेड टाइम मैंने छोड़ दिया कि बच्चे अगर मोटिवेटेड नहीं है, अगर वो स्ट्रैटेजिकली डायरेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, तो संडे को मुझे मिलना भी है। ये ठीक है। छोटी छोटी बातें। एक और खास बात मैंने शुरू की है कि टेस्ट हर संडे होगा, और हर संडे उसी संडे रिजल्ट भी मिलेगा। ओके। तो ये अभी 4-5 मोटी-मोटी बातें मैंने बताई हैं, इसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है बच्चों को, अगर बच्चे माने। दिक्कत ये है कि हमारी कोचिंग के भी कुछ बच्चे इतनी चीज़ों को भी फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो चाहे वो हमारी कोचिंग का हो या किसी और कोचिंग का बच्चा हो। जब तक वो बेसिक बुक को पढ़ेगा नहीं, जब तक वो बेसिक बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेगा नहीं, डायरेक्ट कूदेगा कि हमें न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करने जब बच्चा आता है तो इतना ओवर एम्बिशियस होता है, हुँ, पहले दिन वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको न्यूज़पेपर समझ में आ जाए। हुँ, मैं हमेशा बच्चे को समझाता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी ये 4 सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं, तो अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। पहले ये 4 चीज़ें और अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करो, उसी के बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना। पर आधे बच्चे चाहे कहीं के भी हों, वो हुँ। इतने ओवर एम्बिशियस होते हैं, ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, गलत किताबें, गलत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने को बिल्कुल मनाही नहीं है, बट हुँ। पहले ये चीज़ें सीख लो। अच्छा, एक सवाल अंग्रेज़ी को लेकर आता है। बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं कि मेरी तो इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं कैसे जाके अटेम्प्ट करूँ? हालाँकि उनके पास नॉलेज है, वो सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, हर टॉपिक के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी इंटरव्यू को लेके उनके दिमाग में रहता है कि यार वो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वहाँ मैं फ़ेल हो जाऊँगा। उनके लिए नहीं, क्या है? नहीं, यहाँ इस क्वेश्चन का तो मेरे पास बहुत ही ईज़ी रिप्लाई है आपके लिए। यूपीएससी को भी ये बात पता है। आप अगर देखेंगे इंडिया में बच्चा अंग्रेज़ी पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है, पर बोल नहीं पाता कई बार, बहुत हुँ, सारे बच्चे। हुँ, तो इसीलिए यूपीएससी ने, मुझे याद नहीं आ रहा है 2015 या 16 में, ये सिस्टम निकाला है कि आप प्री इंग्लिश में दीजिए, मेंस इंग्लिश में दीजिए, पर इंटरव्यू आप किसी भी और लैंग्वेज में दे सकते हैं। यानी कि आप अगर मेंस इंग्लिश में दे रहे हैं और ओके। इंटरव्यू हिंदी में, तो ये आजकल यूपीएससी ने खुद ही अलाउ कर दिया। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे याद आ रहा है एक स्टूडेंट के 192 मार्क्स आए थे और उसने मुझे बोला था कि क्योंकि यूपीएससी ने उसको हिंदी में इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी दी है, अगर इंग्लिश देते तो वो शायद उतना नेचुरली नहीं बोल पाता। राइट। तो ये तो आजकल यूपीएससी ने खुद ही अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप इंटरव्यू का मीडियम चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप इंटरव्यू से घबराएं नहीं कि अंग्रेज़ी में ही सब कुछ करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू भी अपने चॉइस की लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। अब प्रिपरेशन पे भी थोड़ा आते हैं कि कैसे प्रिपेयर करने चाहिए हमें, प्री का, मेंस का, फिर हमें ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या राइट स्ट्रैटेजी होती है, तो एक एक करके बातें करते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो घंटे की अगर मैं बात करूं, किसी को कितना भी बुरा लगे, ये एग्जाम है टफ, नहीं होगा ये कम पढ़ के, किसी का नहीं होता है। इस साल की रैंक 1 को 5 साल लगे हैं, 5 अटेम्प्ट लगे हैं, और 3 अटेम्प्ट में प्री फेल। बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा आके यूपीएससी को एकदम अपने आप को हीरो समझते हुए आएगा, यूपीएससी देगा और पहली बार में निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। बहुत कम, बहुत रेयर, बहुत ही विरले लोग हैं जो बचपन से टॉपर भी हैं, लक्की भी हैं। जब पूरी कायनात ही कोशिश कर लेगी तो हो जाएगा यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में बहुत जल्दी। अदरवाइज अगर उनको यूपीएससी करना है तो 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 100%, इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। और अगर अगर कोई नौकरी के साथ कर रहा है, कैसे करेगा? नौकरी के साथ भी उसको 6-7 घंटे निकालना आना चाहिए। ओके। मैं कहूंगा नौकरी के साथ भी 2 घंटे मॉर्निंग, 3 घंटे इवनिंग, कम से कम, कम 5 से कम घंटे। 5 घंटे, और बीच में भी जो समझदार लोग हैं टाइम निकाल लेते हैं जॉब में। दूसरी चीज, मैं एक्चुअली इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। जो बच्चे यूपीएससी करते हैं उनको जॉब भी ऐसी करनी चाहिए जिसमें टाइम कम लगे। बच्चे ना दोनों हाथों में लड्डू चाहिए उनको, जॉब भी बेहतरीन हो, जॉब में भी टॉप करें, यूपीएससी भी हो, नहीं हो सकता। यूपीएससी तो सिंगल माइंडेड आदमी का ही होता है। जो आदमी जॉब में भी प्रमोशन भी चाहता है, जॉब में सैलरी भी चाहता है, एक दिन की भी सैलरी नहीं कटवाता है। मैंने 400 दिन की छुट्टी ली थी और मुझे लेटर आते थे कि आपका नहीं आओगे तो आपको निकाल देंगे, आपकी चार्जशीट कर देंगे। मैंने कहा इनको साइड में रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप निकाल भी दोगे, मुझे पहले तैयारी करनी है। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि मेरे बाकी बैचमेट्स को सैलरी मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, उनका प्रमोशन मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, और मुझे वो भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते। आज इतनी बार बार बड़ी बड़ी सफलताओं के मिलने के पीछे कारण ये है कि कहीं कुछ पाने के लिए जैसे कुछ खोना पड़ता है, राइट। इसीलिए कहीं पहुंचने के लिए भी कुछ कहीं से निकलना पड़ता है। तो इतनी हिम्मत तो आपको होनी चाहिए, लेट गो करने की भी आदत आनी चाहिए। ठीक है, तो हम वही बात कर रहे थे जो प्री की स्ट्रैटेजी के लिए। अब हम मेंस पे आते हैं। तो प्री निकल गया, बहुत सारे लोगों का निकल जाता है, उसके बाद मेंस में लोग अटकते हैं। क्यों अटकते हैं? मेंस में इसलिए लोग अटकते हैं कि जो लिखने की आदत है ना, लिखने की आदत है ही नहीं। बच्चे पूछते हैं सर राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप एक काम करिए, कोई इजी टॉपिक, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप दिल्ली के बारे में 10 पेज लिखिए, और अगर मैं बोलता हूँ कि आप बागपत के बारे में 10 पेज लिखिए, दिल्ली के बारे में आप 10 पेज लिख दोगे क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली में घूमते हो, आप दिल्ली में पढ़े हो शायद, तो लिख दोगे। बागपत मेरी जगह है मान लिया, बागपत आप कभी आए नहीं हो, आप कभी देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, उतना फेमस भी नहीं है, तो आप उसके बारे में नहीं लिख पाओगे। तो बच्चे का सबसे बड़ा पॉइंट, बच्चा 3-4 साल सोचता रह जाता है राइटिंग स्किल, जबकि मेन मुद्दा है नॉलेज। अगर दिल्ली के बारे में नॉलेज आप 10 पेज लिख दोगे, बागपत के बारे में नहीं है तो नहीं लिख पाओगे। राइटिंग स्किल बहुत बाद की चीज है, बहुत ही लास्ट का फिनिशिंग पॉइंट है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है नॉलेज। तो मेंस को अगर करना है तो नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज तो प्री के सब्जेक्ट पढ़ के भी आती है। तो प्री और मेंस को अगर हम अलग ना माने और हम मुद्दे के जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पहले ढंग से समझ लें और याद रख लें, तो मेंस निकलेगा। और ये ऑप्शनल को लेके कई बार रहता है कन्फ्यूजन कि इसमें मैं परफेक्ट हूँ, इसमें मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा आसान पड़ेगा इसको कवर करने के लिए सिलेबस। बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट सोचता है, तो क्या सही स्ट्रैटेजी है ऑप्शनल चूज़ करने की? देखिए, ऑप्शनल में सबसे पहला रूल, नंबर 1 रूल है कि जो आपको पसंद है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको पसंद ही नहीं है तो फिर आप उसको इतना गहराई तक कैसे पढ़ोगे, रात रात भर जाके कैसे पढ़ोगे, 12-12 घंटे कैसे पढ़ोगे? क्योंकि मजा तब आता है भाई, यूपीएससी ने आपको ना बाकी कहीं चॉइस नहीं दी। यूपीएससी इतनी स्ट्रिक्ट है ना कि बाकी जीएस में आपको हर चीज करनी है तो करनी है, सबके लिए कॉमन है। यूपीएससी ने आपको केवल एक चॉइस दी है, ऑप्शनल, यानी आप केवल एक ही चीज है जहां पे अपना दिमाग लगा सकते हो। तो वहां पे तो कम से कम दिल की और दिमाग का कॉम्बिनेशन सुनो, और जो आपको लगता है कि आपको वो पसंद है और आप उसमें कैपेबल हो, यानी 2 चीजें, विलिंगनेस, इंटरेस्ट अगर है, एंड कैपेबिलिटी, ये 2 का कॉम्बिनेशन अगर है वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। मान के चलते हैं मुझे मैथ्स पसंद है बट मुझे मैथ्स आता नहीं है, या फिर मुझे हिस्ट्री आती है पर पसंद नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हटा दो। दोनों, अगर ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन आपको मिल गया कि जो पसंद भी है और आता भी है, वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। बिल्कुल, तो दिल और दिमाग दोनों की सुननी है आपको, और उसके बाद अपने ऑप्शनल को चूज़ करना है। अब नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू के लिए प्लानिंग प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए तो जो भी मीडियम आपने चुना है, हिंदी या इंग्लिश,
आप अपना जो डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, हुँ। उसमें आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपका नाम, कहाँ से हो, फादर, आपने किस कॉलेज से पढ़ा, क्या आपकी हॉबी है। मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए आपने जो दिया है लिख के, उस हर क्वेश्चन पे, उस हर वर्ड पे खुद ही 10-10 क्वेश्चन लिखें और फिर हर क्वेश्चन के 10-10 पॉइंट में कीवर्ड में आंसर लिखें और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। तो 3-4 बातें मैंने बोली हैं यहाँ पे। पहला, कि जो डैफ आपने लिखा है उसके हर शब्द पे बेस्ड पॉसिबल जितने भी 10 क्वेश्चन हैं वो लिखें, पर लिखें ज़रूर। उसके बाद केवल कीवर्ड में उस हर क्वेश्चन के भी 10-10 पॉइंट में आंसर अपने माइंड में पहले लिख लें और फिर बनाएं और फिर बोलने की प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू आधा तो सॉल्व यहीं हो जाएगा। ओके। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं। कोई इंस्पिरेशनल किसी की कहानी रही हो, कोई बच्चा आपके पास आया हो, कोई भी कहानी जो आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ? एक्चुअली ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं, हर साल ना हर बच्चे नई-नई कहानी के साथ आते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि किसी एक बच्चे का नाम बताना तो यहाँ पे वो रहेगा मेरे लिए डिफ़िकल्ट। नहीं, नहीं, मैं तो न नॉर्मली भी पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई ऐसा लगता है कि किसी के फादर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा हो, वैसी वाली हुँ, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ जो है अगर हुँ। कोई है दिमाग में आपके, तो वो आप मुझे बता दें। मैं नाम नहीं बताऊँगा पर मैं ऐसा बता सकता हूँ कि एक स्टूडेंट, एक लड़की स्टूडेंट जिसके फादर भी नहीं थे और जो एक्चुअली फादर नहीं थे, मदर बहुत मतलब हाउसहोल्ड का काम करके पैसा कमाती थी। ऐसी लड़की आई और मुझे एक्चुअली किसी पॉलिटिशियन ने फ़ोन किया कि इनको आप हेल्प कर दीजिए, इनको आप सस्ते उसमें पढ़ा दीजिए और मैंने उसको पूरा फ्री में अलाउ कर दिया। फ्री में अलाउ करने के बाद मैंने देखा कि उसकी टॉप 300 में रैंक आई है। उसने 2 साल लगाए लेकिन 2 साल लगाने के बाद 300 में उसकी रैंक आई और आज वो एक अच्छी ऑफिसर है। तो मुझे लगता है कि जब उसको बाकी उसके जो उसका लोकल समाज था, उन्होंने भी उनको भी लगता था ये कुछ नहीं कर सकती है। इनफैक्ट उसकी मम्मी को भी लगता था शायद ये कुछ नहीं कर पाएगी इतना बड़ा। हुँ। बट मैंने देखा उसकी आँखों में, उसकी मेहनत में ज़ील बहुत ज़्यादा थी। उसने सारे बैरियर्स क्रॉस कर दिए। तो मुझे लगता है कि इस देश में, ख़ासकर मुझे अपने देश में एक बात बहुत अच्छी लगती है, यहाँ हर किसी को अपॉर्च्युनिटी है। लोग कुछ लोग क्रिब करते रहते हैं, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हुँ। बट अगर कोई करना चाहे तो जिस देश में ज़ीरो से उठ के लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उस देश में और यूपीएससी तो एक बहुत बड़ा लेवलर है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा एक बार दिल से मेहनत करेगा, तो यूपीएससी इतना ज़्यादा मैंने सुना है कि यूपीएससी अगर एक बार आपके ऊपर फ़िदा हो जाती है, फ़िदा भी उसी के ऊपर होगी जो मेहनत करेगा। सही बात है। उसके बाद जो लाइफ़ चेंज होती है, मतलब उसके बाद यू डोंट हैव टू लुक बैक। 5 पॉइंट टू क्रैक यूपीएससी, अगर उसको आप सम अप करके बताएँ। देखिए बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि आप बेसिक चीज़ें समझिए। सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, किसी किताब को अगर पढ़ के समझ में ही आता नहीं है अगर आपके, तो आप पहले ही स्टेप पे फेल हो। आपको अपनी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पढ़ते हो, आपको उसको रीचेक करना चाहिए बीच-बीच में। आपको अपनी वोकैब्युलरी इंप्रूव करनी चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए ताकि जो आपने पढ़ा है वो आप समझो, नंबर 1। नंबर 2, समझने के बाद हर इंसान नेचुरली भूल जाता है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है जो आपने पढ़ के समझ लिया उसको अपने हाथों से छोटा-छोटा शॉर्ट नोट्स बनाइए। तीसरा, नोट्स बना के कहीं रखिए मत। नोट्स बना के उसको महीने में, डेढ़ महीने में रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, 100% कीजिए। चौथा, जो आपने रिवाइज़ किया है, उसको टेस्ट प्रैक्टिस में संडे को या वीक में 2 बार टेस्ट के माहौल में बबल भर के, लिख के, उसी स्पीड के साथ, उसी टाइम फ्रेम में अगर लिखेंगे, तभी हो पाएगा, वरना याद करने के बाद भी क्या फ़ायदा अगर आपने टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है। और लास्ट, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको यूपीएससी क्यों करना है, इस देश के प्रति अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी में आपने जो डैफ का फॉर्म भरा है, उसकी भी आप डैफ का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि आप अपने बारे में जानें, तो आप देश को तो तब चला पाएँगे जब आप अपने आप को ढंग से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जब जो सेल्फ नॉलेज है, जो इंट्रोस्पेक्शन है, मुझे लगता है वो भी करना आना चाहिए क्योंकि यूपीएससी को रटे-रटाए बुकवॉर्म नहीं चाहिए। यूपीएससी को चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखता है। तो ज़रूरी नहीं है जो बचपन से आपको सिखाया आपके लोकल समाज ने, माँ-बाप ने या आपके धर्म ने। आपकी अगर थॉट प्रोसेस मैच्योर है, इंडिपेंडेंट है और वो यूपीएससी के आंसर में आपने लिखी है, तो यूपीएससी आपको बहुत टॉप के नंबर देगा और आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी।
थैंक यू सो मच सचिन, आपने हमें यहाँ पर वक्त दिया। और आप जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं और सचिन से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके सवाल कमेंट्स में जो हमें आएंगे वो हम सचिन से ज़रूर पूछें, जिससे कि अगली बार फिर जब हम सचिन को बुलाएं तो उन सवालों के जवाब आप तक पहुँचाया जा सके। और मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच, और मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को रियली कुछ मदद मिले। तो ठीक है, फिर अब आप लोगों से लेते हैं विदा। आप देख रहे थे स्विच, मैं था आपके साथ सैयद सोबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।